मैं ब्रजेश कुमार बायोलॉजी फैकल्टी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में बताया था। हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में बताया था और मैंने ये बोला था कि जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है इसे हम सुप्रीम कमांडर भी कह रहे होते हैं या मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी कह रहे होते हैं। सुप्रीम कमांडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करते हुए शरीर की लगभग सभी क्रियाओं का ये नियमन कर रही होती है। इसलिए हम इसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड या फिर सुप्रीम कमांडर या सर्वोच्च कमांडर कह देते हैं। किसको? हाइपोथैलेमस को, जो हमारे फोर ब्रेन का ही भाग होता है। अग्र मस्तिष्क का भाग होता है और अग्र मस्तिष्क का जो पश्च भाग होता है डायनसिफिलॉन, उसके अंदर पाई जाने वाली थर्ड वेंट्रिकल या फिर हम उसे डायोशील कहें, उसके ये फर्श का निर्माण कर रहा होता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कह रहे होते हैं पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि, या इसको हम कह रहे होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कह रहे होते हैं, ये ग्रंथि मटर के दाने के आकार की होती है। इसका कलर पिंक होता है तथा यह इनफंडिबुलम के द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है। किसके द्वारा? इनफंडिबुलम या व्रंत के द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है। साथ ही हम बता रहे होते हैं कि हमारे कपाल की जो स्फिनॉइड अस्थि होती है, हमारा जो क्रेनियम होता है उसकी जो स्फिनॉइड अस्थि होती है, उसमें एक सैलो गर्त या पिट पाया जाता है जिसे हम छिछला गर्त कह रहे होते हैं। उसका नाम होता है सैला टर्शिका। उस सैला टर्शिका में ये स्थित होती है। ठीक है, इसके साथ साथ हम कह रहे होते हैं कि ह्यूमन में इसका जो डायमीटर है या व्यास है वो लगभग 1.3 सेंटीमीटर होता है और इसका वेट लगभग 0.5 ग्राम होता है। लेकिन फीमेल में यह अपेक्षाकृत बड़े आकार की होती है। किसमें? फीमेल में। और इसका जो ओरिजिन होता है ये एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म के द्वारा होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह भ्रूणीय अवस्था में एक्टोडर्म के द्वारा ओरिजिन होती है या इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसके साथ ये कहा जाता है कि इसे हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड कह देते हैं या प्रधान ग्रंथि कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मास्टर ग्लैंड या प्रधान ग्रंथि कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको यहां पर आप लिख सकते हो। या तो इसको हम क्या बोले? पीयूष ग्रंथि। इसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अभी अभी मैंने क्या बताया आपको? कैसे आकार की होती है? मटर के दाने के आकार की होती है। ठीक है, और कहां पर होती है? सैला टर्शिका में। सैला टर्शिका कहां पर होता है? हमारे कपाल की स्फिनॉइड अस्थि में पाए जाने वाला गर्द क्या कहलाता है? सैला टर्शिका। ठीक है, तो इसलिए हम यहां पर ये कह रहे होते हैं कि यह ग्रंथि मटर के दाने के आकार की गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है। गुलाबी
रंग की होती है। ठीक है, कैसा आकार होता है? मटर के दाने का। और कैसे रंग की होती है? पिंक कलर की, गुलाबी रंग की होती है। ठीक है, आगे हम कह रहे होते हैं यह है वृंत सदृश्य इनफंडिबुलम द्वारा, इनफंडिबुलम द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। ठीक है, अर्थात कहां पर जुड़ी होगी? हाइपोथैलेमस किसके द्वारा जुड़ी होती है? वृंत के समान या वृंत सदृश्य इनफंडिबुलम के द्वारा। ठीक, आगे हम कह रहे होते हैं यह है कपाल की स्फीनॉइड, ये हड्डी है अस्थि में छिछले गर्त सैला टर्शिका सैला टर्शिका में स्थित होती है। में स्थित होती है। ठीक है, जो कपाल की स्फीनॉइड अस्थि होती है, उस अस्थि के अंदर कौन सा गर्त होता है? सैलोपिट, जिसका नाम क्या है? सैला टर्शिका। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखिए आगे हम बता रहे होते हैं मानव में इसका व्यास लगभग 1.3 सेंटीमीटर होता है तथा भार मीन्स वजन 0.5 ग्राम होता है। ठीक है, लेकिन फीमेल में, मादा में अपेक्षाकृत बड़े आकार की होती है। बड़े आकार की होती है। ठीक है ना। कंपैरिजन अगर हम देखें तो मेल के कंपैरिजन में फीमेल में इसका आकार बड़ा होता है। ठीक, इसके बाद हम कह रहे होते हैं यह है, या फिर लिख दीजिए इसका उद्गम, इसका उद्गम भ्रूणीय एक्टोडर्म द्वारा होता है। एक्टोडर्म द्वारा होता है। इसको अगर हम चाहें तो बाह्य जनन स्तर भी कह सकते हैं। अर्थात ये एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म द्वारा बनी होती है। इसे प्रधान ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहते हैं।
मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये केवल इसमें आपको बताना है। मैंने क्या बताया था कि पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के आकार की होती है, पिंक कलर की होती है। यह ब्रंथ सद्रा से इन्फंडिबुलम की सहायता से हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। और इसके साथ साथ मैंने बताया था कि यह कपाल की जो स्फीनोइड आस्ती होती है उसमें एक सैलो पिट पाया जाता है, एक हल्का सा गर्त पाया जाता है जिसे सैला टर्शिका कहते हैं। उस सैला टर्शिका में ये स्थित होती है। इसका जो मानव में व्यास है वो लगभग 1.3 सेंटीमीटर होता है तथा वेट 0.5 ग्राम होता है। कंपैरिजन फीमेल में बड़े आकार की होती है। इसका ओरिजिन एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म द्वारा होता है और इसे प्रधान ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कह देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए इसके पश्चात यहाँ पर हम इसको डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के द्वारा भी बता सकते हैं। देखिए यहां से ठीक है, दूसरा जो पार्ट होता है ये पार्ट यहां से बड़ा होता है और इस तरह से इसको हम दिखा रहे होते हैं दूसरे पार्ट को। ये देखिए स्ट्रक्चर होता है पीयूष ग्लैंड का। इसमें जो बीच वाला भाग है यहां पर देखिए इस तरह से हम इसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक, अब इसको अपन क्या करें, लेबलिंग कर दें। लेबलिंग में सबसे पहले देखिए ये वाला जो भाग होता है ये ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको कह रहे होते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये यहां पर दोनों तरफ से जो क्रॉस दिखाई दे रहा है इसको कह रहे होते हैं कियाज्मा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कह रहे होते हैं पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब या इसका दूसरा नाम होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस। और इस वाले पार्ट को हम कह रहे होते हैं एंटीरियर लोब। कौन सा लोब? एंटीरियर लोब, या इसका नाम होता है एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, ये जो नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस ये टेक्निकल नाम है। अगर हम चाहें तो इसको अग्रपिंड या अग्रपाली कह दें, इसको पश्चपिंड या पश्चपाली कहते हैं। अर्थात हम ये कह रहे होते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि होती है इसे रचना और कार्य के आधार पर दो पिंडों में बांटा जाता है, दो लोब्स में बांटा जाता है। एक लोब क्या होता है पश्च लोब, दूसरा क्या होता है अग्रलोब। अग्रलोब क्या होता है आकार में ये बड़ा होता है। ये जो आप देख रहे हैं अग्रलोब कैसा है आकार में, ये बड़ा दिखाई दे रहा होता है अग्रलोब आकार में। ठीक है, और जो ये पश्च लोब होता है ये आकार में कैसा होता है, छोटा होता है, उभार लिए हुए होता है, सफेद रंग का होता है। ठीक, यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस होती है। हाइपोथैलेमस से ये इस ब्रंथ के द्वारा इससे जुड़ी रहती है। मैंने बताया था ना
कैसी होती है, मटर के दाने के आकार की होती है। कैसा रंग होता है, पिंक रंग होता है, पिंक कलर की होती है। साथ में मैंने बताया था कि इसका डायमीटर लगभग 1 पॉइंट कितना होता है 3 सेंटीमीटर, वेट कितना होता है 0.5। फीमेल में इसका आकार कंपैरिजन ज़्यादा होता है। और दूसरा मैंने कहा कि जो अपने कपाल में स्फीनॉइड अस्थि होती है उसके अंदर ये सैलक रस्सी का गर्त होता है, उसके अंदर ये पड़ी रहती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में हाइपोथैलेमस से नीचे की तरफ जब अपन जा रहे होते हैं तो ये जो प्रत्येक पिंड है ये भी 3 भागों से मिलके बनता है। कितने भागों से? 3 भागों से। इसमें देखिए ये वाला भाग प्लस ये वाला भाग, इसको हम कह रहे होते हैं यहां पर पार्श्व ट्यूबरेलिस। ट्यूबरेलिस इसका मतलब क्या होता है, ये नलिकाकार दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद देखिए ये वाला जो पार्ट होता है इसको कह रहे होते हैं पार्स इंटरमीडिया, मध्य का भाग होता है पार्स इंटरमीडिया। और जो सबसे नीचे बड़ा लोब दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट होता है, इसको कह रहे होते हैं पार्स डिस्टेलिस। पार्स डिस्टेलिस, ठीक है ना। इसी तरह से ये जो पोस्टीरियर लोब होता है ये भी कितने भागों से मिलके बनता है, ये भी 3 भागों से मिलके बनता है। इसमें देखिए ये वाला जो भाग होता है यहाँ पर हाइपोथैलेमस के बिल्कुल ये यहाँ पर तल पर जो पार्ट होता है इसको हम नाम दे रहे होते हैं मीडियन एमिनेंस, मध्य आधार, मीडियन एमिनेंस। ठीक है, इसके बाद देखिए ये वाला जो भाग होता है इसको कह रहे होते हैं इनफंडिबुलम ब्रंत। इनफंडिबुलम या क्या बोलोगे इसको हिंदी में, ब्रंत। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको कह रहे होते हैं पार्श नर्वोसा। पार्श नर्वोसा, ठीक है ना। इसका मतलब है ये जो पीयूष ग्रंथि है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड लिखा था, ये इसका यहां पर पूरा का पूरा डायग्राम दिखाई दे रहा होता है। अब देखिए यहां पर एक एक पार्ट आप समझ लीजिए। ये जो पार्स ट्यूबरेलिस होता है ये ब्रंथ के चारों तरफ पाई जाने वाली एक कॉलर के रूप में संरचना होती है। इसके द्वारा किसी तरह का कोई हार्मोन स्रावित नहीं होता, ठीक है। और ये मनुष्य में अस्पष्ट होता है, अनक्लियर होता है, क्लियर नहीं होता। इसके बाद जो पार्स इंटरमीडिया है ये जो इंटरमीडिया होता है ये दोनों पिंडों के मध्य का भाग होता है, इसलिए मैंने ये अलग से शो कर रखा है। दोनों पिंडों के मध्य का भाग होता है और ये कैसा होता है, नलिका विहीन या वाहिनी विहीन होता है। इसके द्वारा केवल एक ही हार्मोन स्रावित किया जाता है। इसके पश्चात आता है ये पार्स डिस्टेलिस। ये यहाँ पर एडिनोहाइपोफाइसिस का सबसे बड़ा भाग होता है और इसके द्वारा लगभग 6 प्रकार के हार्मोन को स्रावित किया जाता है। यही हमें आगे बताना है। इसके पश्चात देखिए दूसरा जो पोस्टीरियर लोब है जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, पश्च पिंड कह रहे होते हैं, या टेक्निकल इसका नाम होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये भाग भी 3 भागों से मिलकर के बना होता है, जिसमें एक होता है मीडियन एमिनेंस, ये हाइपोथैलेमस के बिल्कुल आधार पर पाया जाने वाला भाग है। या हाइपोथैलेमस के तल वाले भाग को हम क्या कह रहे होते हैं, मीडियन एमिनेंस कह रहे होते हैं, मध्य आधार कह रहे होते हैं। इसके बाद इनफंडिबुलम होता है, ये यहाँ से मीडियन एमिनेंस से नीचे की तरफ बढ़ा हुआ भाग होता है। इसके पश्चात आता है पार्स नर्वोसा, यह यहाँ पर जो ब्रंथ के छोर के आखिर में या ब्रंथ के छोर के आगे स्थित होता है और कैसा होता है, बड़ा और फूला हुआ भाग होता है जिसमें न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन को संग्रहित किया जाता है या संचित किया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए सारी चीजें मैंने बताई है, इन्हीं को अपने को एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना।
इसी में हमें आगे क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है, इसी को आगे जाकर के हमें बताना होता है। अब इसको अगर सिंपल वे में हम चाहें तो पीयूष ग्रंथि लिख करके ये सारे पार्ट भी बता सकते हैं इजीली, ठीक है ना। तो इसलिए ये डायग्राम है, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। डायग्राम यदि आप बना लेते हैं तो इसको आसानी से एक्सप्लेन कर पाओगे। तीन तीन दोनों पिंडों में पार्ट है, दो पिंड है, एक छोटा एक बड़ा। बड़ा जो पिंड होता है उसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस और या फिर क्या कह रहे होते हैं, एंटीरियर लोब, और जो छोटा पिंड होता है उसको पोस्टीरियर या पश्च पिंड या क्या कह रहे होते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस कह रहे होते हैं। ये जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है ये किसके द्वारा बनता है, हाइपोथैलेमस के व्रंत के द्वारा इसका निर्माण होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब देखिए इसको यहां से आप हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, और इसके पश्चात आगे हम जब इसी को एलोबरेट करते हैं तो ये कह रहे होते हैं कि पीयूष ग्रंथि को रचना एवं कार्य के आधार पर दो पिंडों में, या आप ये कह सकते हो पीयूष ग्रंथि रचना एवं कार्य के आधार पर कितने पिंडों से बनी होती है, दो पिंडों से बनी होती है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं पीयूष ग्रंथि रचना एवं कार्य के आधार पर दो पिंडों से, पिंडों का मतलब होता है लोब्स, से बनी होती है, से बनी होती है, ठीक है। यहां पर हम क्या करें, इस पीयूष ग्रंथि को एक आरेख के रूप में, किसके रूप में, एक आरेख के रूप में दिखा सकते हैं। एक यहां पर पार्ट क्या लिखते हैं, पोस्टीरियर लोब, जिसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। यह पीयूष ग्रंथि के 1/4 भाग का निर्माण करता है। यहां पर हम नाम दे रहे होते हैं एंटीरियर लोब, जो बड़े आकार का होता है, जो बड़े आकार का होता है, जिसे एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है, एडिनो हाइपोफाइसिस भी कह देते हैं, ठीक है। ये लगभग पीयूष ग्रंथि का 75% भाग बनाता है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो यहाँ पर लोब हैं दोनों, ये भी 3 भागों से मिलकर के बने होते हैं। कितने भागों से, 3 भागों से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें मैंने एक नाम दिया था मीडियन एमिनेंस। अभी डायग्राम में बना के बताया था ना, मीडियन एमिनेंस, इसको कहा जाता है यहां पर इनफंडिबुलम, जिसे व्रंत भी कह सकते हो या पीयूष व्रंत भी कह सकते हो। और तीसरा नाम होता है पार्श्व नर्वोसा, पार्श्व नर्वोसा, ठीक है। पीयूष ग्रंथि की सिनॉप्सिस बन गई, इसके आधार पर हम आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये भाग भी कितने भागों से मिलकर बना होता है, 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें मैंने एक नाम बताया था आपको पार्श्व ट्यूबरेलिस, डायग्राम में बताया था, जो व्रंत के चारों तरफ कॉलर के रूप में होता है। इसके बाद बताया था पार्स इंटरमीडिया,
दोनों पिंडों के बीच में इंटरमीडिया, ठीक है, जिसके द्वारा केवल एक ही प्रकार के हार्मोन को स्रावित किया जाता है। और तीसरा नाम यहां पर दिया था पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस। ठीक है ना। अब देखिए ये सिनॉप्सिस है, इस आधार पर हम पूरा का पूरा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली। ठीक है ना। सबसे पहले हम इसमें एंटीरियर या एडिनो हाइपोफिसिस वाले भाग को ले लें। ये तीनों भाग हम यहाँ पर क्या करें एक्सप्लेन, और उसके बाद हम नीरो हाइपोफाइसिस वाले भाग को ले लें और फिर इन तीनों पार्ट को हम एक्सप्लेन कर दें। तो क्या होगा, लगभग जो पीयूष ग्रंथि के दोनों पिंड होते हैं उनको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा आसान है करना एक्सप्लेन, इसलिए इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखो इसको एक एक करके अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा पिंड बता दें, अग्रपिंड। अग्रपिंड में मैंने क्या बताया था अभी अभी, आपको यहां पर कहा गया था कि कितने पिंडों का बना हुआ है, 2 पिंडों का। तो एक जो पार्ट है इसमें हम नाम क्या देते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, या इसी का दूसरा नाम क्या दिया गया था, एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब का मतलब होता है अग्रपिंड या अग्रपाली। क्या बताओगे, अग्रपिंड या अग्रपाली। ठीक है ना। क्या लिखना पड़ेगा यहां पर, इसका विकास ग्रसनीय क्षेत्र एक्टोडर्म बाह्य वृद्धि भी के रूप में होता है। यह पीयूष ग्रंथि का लगभग 75% भाग बनाता है, भाग बनाता है। ठीक, तथा यह ग्रंथिल एपिथेलियम कोशिकाओं से बना होता है। एपिथेलियम कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, कितने भाग होते हैं इसमें, 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। नंबर फर्स्ट, क्या बता दोगे,
पार्स ट्यूबरेलिस, ट्यूबरेलिस। डायग्राम में मैंने बताया था, क्या बताया था, यह व्रंत के चारों तरफ, यह व्रंत के चारों तरफ एक कॉलर के रूप में पाया जाता है। कॉलर के रूप में पाया जाता है या होता है। यह मनुष्य में अस्पष्ट होता है, क्लियर नहीं होता। चलो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर बता दीजिए, इसके द्वारा, इसके द्वारा किसी भी प्रकार का हार्मोन स्रावित नहीं किया जाता। किसी भी प्रकार का हार्मोन स्रावित नहीं किया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा जो पार्ट आता है उसका नाम है पार्श इंटरमीडिया। जो मैंने डायग्राम में हरे रंग से बनाया है, पार्श इंटरमीडिया, यह दोनों पिंडों के मध्य, जो दोनों लोब होते हैं ना, पिंडों के मध्य पाया जाता है, पाया जाता है तथा इसके द्वारा, तथा इसके द्वारा केवल एक प्रकार के हार्मोन को स्रावित किया जाता है। हार्मोन को स्रावित किया जाता है, किया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट बताया था। थर्ड पार्ट का नाम क्या दिया था, पार्श डिस्टेलिस। ठीक। इसमें हम कह रहे होते हैं यह है एडिनो फाइसिस का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है। इसके द्वारा लगभग 6 प्रकार के इसके द्वारा 6 प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, स्रावित
किए जाते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। एक प्रकार यहां से आ गया, इसका मतलब है कि पीयूष ग्रंथि का जो अग्रपिंड होता है उससे कितने प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं? 7 प्रकार के। ठीक है ना। अब देखिए इसका दूसरा जो पिंड है, दूसरा पिंड क्या था? ये पहला था, दूसरा देखिए यहां पर क्या है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस या इसका दूसरा नाम मैंने दिया था पोस्टीरियर लोब। कौन सा लोब? पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब का मतलब होता है पश्च पिंड। ये अग्रपिंड से कैसा होता है? छोटा होता है। टेक्निकल नाम आप चाहो तो न्यूरोहाइपोफाइसिस, सिंपल नाम चाहो तो इसको पश्च पिंड कह देते हैं। ये जो पश्च पिंड होता है, ये पश्च पिंड किससे बनता है? यह हाइपोथैलेमस के व्रंत द्वारा बना होता है। व्रंत द्वारा बना होता है। यह पश्च भाग होता है। या पश्च पिंड कह सकते हो इसको। क्या होता है? ये पश्च पिंड होता है तथा यह छोटा सफेद एवं उभरा हुआ होता है। उभार युक्त, उभरा हुआ होता है। इसके भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग। इसके भी 3 भाग होते हैं। मैंने डायग्राम में बताए थे आपको कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। और यह लगभग 1/4, यह लगभग पीयूष ग्रंथि का 1/4 भाग बनाता है। 25%, 1/4 भाग बनाता है। भाग बनाता है। ठीक है। अब देखिए इसमें जो पहला पार्ट आता है उसको हम कह रहे होते हैं मीडियन एमिनेंस। क्या बोले? मीडियन एमिनेंस। डायग्राम में मैंने बताया था ना। ठीक। ये जो मीडियन एमिनेंस होता है ये है हाइपोथैलेमस का तल होता है। का तल होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट, इसको हम लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट को क्या बता सकते हैं? बताओ भाई। मैंने डायग्राम में बनाया था ना, क्या बोलेंगे इसको? इनफंडिबुलम। व्रंत, इनफंडिबुलम, इसको कह रहे होते हैं व्रंत। ये मीडियन एमिनेंस का बड़ा हुआ भाग होता है। यह मध्य आधार का
बड़ा हुआ भाग होता है, भाग होता है। ठीक है ना। जहां पर आपको बताता हाइपोथैलेमस का कौन सा वाला बात है, मीडियन एमिनेंस, यही आगे की तरफ बढ़ जाता है और क्या हो जाता है, ये इनफंडिबुलम। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड पार्ट होता है इसका, उसको कहते हैं पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा। ठीक है ना। ये क्या करता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन को संचित करता है। यह न्यूरो हाइपोफाइसिस के हार्मोनों को संचित करता है या संग्रहित करता है, को संचित करता है या संग्रहित करता है। ठीक है। व्रंत के छोर के सामने स्थित, व्रंत के छोर पर स्थित यह एक बड़ा एवं फूला हुआ भाग होता है, एवं फूला हुआ भाग होता है, भाग होता है। ठीक। अब देखिए, मैंने ये जितना भी पार्ट आपको बताया, ये केवल अभी पीयूष ग्रंथि का क्या है, स्ट्रक्चर है। पीयूष ग्रंथि का ये क्या है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। अर्थात ये दो पिंड से बनी हुई है, एक अग्र और एक पश्च। अग्र पिंड में भी 3 भाग होते हैं, पश्च पिंड में भी 3 भाग होते हैं। ठीक है। अब इसके आगे हमें क्या करना होगा, जो एडिनोहाइपोफाइसिस वाला भाग है, इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स प्लस उनके कार्य और उनके द्वारा होने वाले इफेक्ट, डेफिशिएंसीज, जो रोग होते हैं, उनके द्वारा जो होने वाले डिसऑर्डर्स होते हैं। वैसे ही देखिए, न्यूरोहाइपोफाइसिस में कौन से हार्मोन मैंने बताया था संचित होते हैं, 2 ही होते हैं। उनके द्वारा या उनके कम स्राव से या अधिक स्राव से होने वाले जो बीमारी या रोग होते हैं, ये हमें अब बताना है। अब तक मैंने ये पूरा का पूरा पीयूष ग्रंथि का डायग्राम सहित आपको क्या बताया, स्ट्रक्चर बताया है, पूरी की पूरी संरचना बताई है। अब प्रत्येक पिंड से स्रावित होने वाले हार्मोन, उन हार्मोन का अल्प स्राव या अतिस्राव, अल्प का मतलब है कम स्रावित हो रहा है तब कौन सी बीमारी कर रहा है, रोग कर रहा है, और अतिस्राव का मतलब होता है कि जब हाइपर सीक्रेशन होता है तब कौन से डिसऑर्डर करता है या रोग करता है। ये हमें इसमें आगे बताना है। ठीक है। ओके।